इसकी ना जात का पता है ना इसके बाप का पता है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक चुने हुए सांसद के लिए करना बहुत ही गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका डीएनए टेस्ट होगा तभी तो पता लगेगा उसके बाप की औलाद है कि नहीं, उसके माँ की औलाद है कि नहीं। हो बिना डीएनए के कैसे कहोगे आप? ऐसे तो किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता। और इस तरह के लोगों की वजह से ही हमारे यहाँ के हालात, जिस तरह से नेपाल में हुआ ना जैन जी, वैसे हालात यहाँ पर एक दिन पैदा करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। और एक चुना हुआ सांसद है, वो कोई राज्यसभा से सीट खरीद के नहीं वहां पे पहुंचा है वो आदमी। हाँ, जो पैसे के दम पर जाते हैं। हाँ, तो राज्यसभा से तो नहीं पहुंचा, इतने सारे लोगों ने चुना है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार गौतम रत्ना जी। गौतम रत्ना जी एक नेता हैं, करणी सेना के सूरजपाल अम्मू। उन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिए हैं माननीय सांसद हैं जो नगीना से, चंद्रशेखर आज़ाद। उनके लिए बोल दिया है कि चंद्रशेखर को ना तो अपनी जात का पता ना अपने बाप का पता। उनके ये जो शब्द हैं बहुजन लोगों को काफ़ी चुभ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। ये जो उनके शब्द हैं, क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, जहां तक आपने माँ बाप की बात की है तो मेरे हिसाब से तो पहले उसको अपना डीएनए कराना चाहिए। किसको? उस जिसने ये बोला है। लेकिन हमारे देश में जो SC ST के सांसद रहे हैं, माननीय रहे हैं, विधायक रहे हैं, हमेशा उन पे पर्सनल अटैक होते रहे हैं। आखिर ये इन पे अटैक क्यों नहीं रुक पा रहे हैं हमारे देश में? सर देखिए, इसके पीछे जो बड़ी जो गहराई का जो राज है वो कहीं ना कहीं जा करके हिंदू के जो वेदास हैं, जो ग्रंथ हैं, उन्होंने जो मानसिकता उन लोगों, इस देश के लोगों को दी है, वहां जा करके टिकता है। उसी की वजह से उनकी इस तरह की मानसिकता है जो एक विशेष वर्ग का ये लोग सम्मान नहीं करते या रेस्पेक्ट देना नहीं चाहते हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बाराबंकी में जा रहे हैं रैली करने के लिए, जाएंगे अपने पैरों पर और आएंगे दूसरे के कंधों पर। क्या ये जान से मारने की साजिश का जो है ये इन्होंने जो है आगाज कर दिया है? देखिए, ये तो पहले भी आपने देखा होगा, चंद्रशेखर पे पहले ही गोली चल चुकी है। तो ये तो हम धन्यवाद करेंगे चंद्रशेखर के संगठन को, भीम आर्मी जो पहले शुरुआत की उन्होंने, फिर ये पॉलिटिकल रूप दिया कि उनके जो फॉलोवर हैं वो इतना स्ट्रांग है कि वो बाराबंकी में तो वहाँ कोई कानी चिड़िया भी उसके ऊपर अटैक की तो बात दूर की बात है, वहाँ मंच तक नहीं चढ़ पाई। तो एक उन्होंने जो अपना ये संगठन जो खड़ा किया है, उनके जो युवा हैं उनके साथ ढाल की तरह चल रहे हैं ना, तो फिर जब धमकी दी थी तो वहाँ आए क्यों नहीं? धमकी देने का मतलब क्या है इनका? धमकी देने का मतलब है कि जिस तरह से वो वंचितों पीड़ितों की आवाज़ उठाएंगे उसको दबाने की एक साजिश है कि इस तरह से इसको मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए, फिर दूसरा उतना सॉलिड होगा या नहीं होगा। जिस जमात से आते हैं, जिस जाति से आते हैं सूरजपाल अम्मू जी, सांसद की हत्या भी हो गई थी इनके द्वारा, फूलन देवी की, दिल्ली में हुई थी। जो कहते हैं कि दिल्ली तो बहुत हाई सिक्योरिटीड एरिया होता है, वहाँ जो है अटैक किया गया था। शेर जो इन्हीं की जाति से था शेर सिंह राणा। उसके बाद में देखिए कि आप आज तक उसको कोई सजा नहीं मिली है, खुलेआम घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं थोड़ा सा क्या, बहुत सारा दोष मैं जो हमारे 137-38 जो 131 जो सांसद बैठे हैं वहाँ पे सब मिला करके, राज्यसभा मिला करके, तो वो कहाँ मर गए? क्या उन्होंने वो आवाज़ उठाई? साहब काशीराम जी का जो फार्मूला है वो चमचा युग वाला, जब ये चमचा बने रहेंगे अपने स्वार्थ के लिए तो इनके ऊपर ये होता रहेगा। भैया कि टीस उसको होती है जिसके साथ होता है, और जो बराबर में बैठा है उसी समाज से उसको नहीं हो रही है। काशीराम जी ने तो टिट फॉर टैट का फार्मूला अपनाया था। उन्होंने तो जो है एक पत्रकार को भी जो है सामने से जो है सीधा सीधा उसको सबक सिखाया था। लेकिन जो दूसरे नेता हैं वो इस तरह से जवाब क्यों नहीं देते हैं SC ST OBC के? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काशीराम जी एक नेता ही नहीं है, वो एक समाज सुधारक भी हैं, क्रांतिकारी जिसको कहते हैं। वो क्रांतिकारी संघर्ष की मूर्ति है, संघर्ष की मूर्ति हैं, क्रांतिकारी हैं। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसने जो सवाल बहुत कम लोग जानते हैं शायद, उसने कुछ इतना टेढ़ा और गंदा वाहियात सवाल किया था उस पत्रकार ने, वो अभी जिंदा है, इसलिए साहब को उस पर हाथ उठाना पड़ा। नहीं तो काशीराम साहब भी कोई अहिंसक इंसान नहीं थे, उनको बहुत कम एग्रेसिव मैंने देखा है, मैं उनके साथ रहा हूँ 1984 से, वो बहुत कम एग्रेसिव होते थे, बहुत कम केसेस में। लेकिन बहन जी के लिए भी कहाँ इन्होंने कमी छोड़ी है इन लोगों ने? जो ये जो ऐसे लोग हैं जो जातिवादी, जिनके अंदर मानसिकता जातिवाद की भरी हुई है, वो बहन जी के बालों को लेकर, कलर को लेकर, कपड़ों को लेकर हमेशा कटाक्ष करते रहे हैं। पिछले कई दशक से हम देखते आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर अछूती नहीं रही हैं लोगों के जो है ऐसे अपमान से। देखिए ओमदेव जी, मुझे यहाँ थोड़ा सा जो बहन जी हैं
उनका सॉफ्ट नेचर नज़र आता है। जो काशीराम साहब की जो बहुजन मूवमेंट थी, वो जिस तरह से बहुजनों को तैयार कर रहे थे, उसका जो इन्होंने सर्जन किया उसको सॉफ्ट ले लेती हैं ये थोड़ा सा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग नहीं है कि अगर बहन जी के ऊपर कोई लांछन किसी तरह का भी लगाएगा, किसी तरह के उनके लिए कुछ अपशब्द इस्तेमाल करेगा, क्या उसका बदला नहीं ले सकते? ले सकते लेकिन हैं। दूसरी जो पार्टियां जितना बड़ा अपमान करेगा बहन जी का, बसपा के लोगों का, और दूसरी पार्टियों के लोग उन नेताओं को अपने यहाँ उतना ही ज्यादा बड़ा पद देते थे। नहीं देखिए, ये तो पूरे जो इस तरह से ये बहन जी की बात नहीं है। जो भी बहुजन समाज के खिलाफ आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसको खास तौर से चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, सांपनाथ और नागनाथ साहब की भाषा में बता रहा हूँ आपको, वो उनको बड़े पद दिए हैं उनको, बड़े पद दिए इनाम के रूप में उनको ले लेते हैं। चाहे बाबा साहब के कोई खिलाफ बोल दे उनको बड़ा पद मिलेगा। हाँ, तो वो इसलिए वो, क्योंकि वो उस विचार मनुस्मृति वाली विचारधारा कोई वो डेवलप करना चाहते हैं ना। तो जो ये दोनों पार्टियां सांपनाथ नागनाथ चलती तो उसी पर हैं। आज भले ही वो राहुल गांधी बहुजन शब्द का इस्तेमाल करने लगा, चाहे वो साहब काशीराम की जयंती मनाने लगा, उससे क्या फर्क पड़े? उनकी सोच में थोड़ी फर्क आएगा। SC ST ही नहीं, यहाँ पर माइनॉरिटीज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी यहाँ पर जो है अपशब्दों से नवाजा जाने लगा है। एक बड़ा मामला प्रकाश में आया था, लोकसभा में दानिश अली के लिए बोल दिया गया था कटुए मुल्ले, बीजेपी के सांसद के द्वारा, और उसको दोबारा भी टिकट मिला। उस सांसद द्वारा जो बोला गया उसको तो और प्रमोशन मिली है उसके बाद। तो यहाँ पे एक चीज़, आप खुल के नहीं बोलते, मैं खुल के बोलता हूँ, इसलिए लोग मेरा वक्तव्य देखते नहीं हैं या पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पर अगर वो जिस दबंगई से बैसपा के नेता के रूप में आवाज़ को वहाँ उठाते थे संसद में, और जब इस तरह की भाषा का उनके साथ इस्तेमाल हुआ, तो बहन मायावती जी ने उसको पार्टी से पहले निकाला, बाद में वो कांग्रेस में गया। उसकी उस टिप्पणी पे भले ही वो राहुल गांधी से मिले थे, मुझे पूरा वाक्य याद है, तो किसी सांसद, ऐसे तो बहन जी भी मिलती हैं, कौन से नेताओं से नहीं मिलती? चंद्रशेखर भी मिलेंगे कल को, जब संसद में है तो हेलो हाय तो होगी ना। तो फिर क्यों निकाला गया? तो जब तुम खुद ही ऐसे स्ट्रांग आदमी को, आपकी यार हमारी जो बहुजन की पार्टियां हैं, जब उनको इस तरह से पार्टी से बाहर कर देंगी, जो अच्छा वक्ता होगा या अच्छी आवाज़ उठा रहा होगा, तो फिर वो टूटेगा, फिर वो कहीं ना कहीं तो शरण लेगा। और आज की डेट में आप देख लो, ऐसे शरण वाले लोगों की कितनी लंबी लाइन है। लालू यादव और जो उनके बेटे हैं तेजस्वी, उनकी वाइफ हैं राबड़ी, इनके लिए भी कोई अच्छे शब्दों का जो है सही से प्रयोग नहीं किया गया। ललुआ बोलते थे, जंगल राज कहते थे, चारा चोर हैं। तो इनको क्यों सम्मान नहीं मिलता है इन लोगों के द्वारा? सर, उनकी सोच ही उस तरह की बनी हुई है ना। जो दूसरा सेक्शन है उसको, क्या मैं अपशब्द यूज नहीं करना चाहता, मेरे बहुत कड़वे शब्द होते हैं, उनको पैदा होते ही तो सिखाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, भारत के अंदर जिसको ये लोग संस्कृति बोलते हैं, जब वो पैदा होता है तो उसको जाति की विशेषताएं और जाति की जो विशेषताएं हैं वो पहले बताई जाती हैं। मेल फीमेल में जो डिफ्रेंशिएट है, जो अंतर है, वो पहले सिखाया जाता है। कपड़े पहनने में सिखाया जाता है, खाने तक में डिफ्रेंशिएट होता है। तो इसमें ये तो, अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है, हमारे जो जितने भी इस तरह के नेता हैं उनको झेलनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, इनको भी बोला जाता है कि ये तो भैंस पालते थे, ग्वाले हैं। जो अखिलेश यादव का घर जब वो वहाँ से बाहर जाता है, उस बंगले को छोड़ देता है, जब हार जाता है, उसके जब बंगले को वहाँ गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है, और वो उसी मानसिकता को ढो रहा है, वो महाकुंभ में नहाने जाता है। जब तुम उस विचारधारा को ढो रहे हो, तो फिर तुम्हें ये, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई कि वो लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं? जब आप वो हिंदुत्व की विचारधारा को ढो रहे हो, तो झेलना पड़ेगा। मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता को ढो रहे हो, उसमें जो लिखा गया है उसी पर वो चल रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं? हमने छोड़ दिया, हमारे को तो नहीं कह रहा कोई। हम पूरा सोशल मीडिया पे खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम डिबेट, अपने फ्रेंड सर्कल में डिबेट करते हैं ब्राह्मणों के साथ। हमारे सामने तो कोई नहीं बोला आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, वो जब सीट पर थे उनके लिए भी यहाँ पर अपशब्द यूज किए गए थे नीतीश कुमार जी के द्वारा। कह रहे थे कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, इनको हमने जो है सीएम की कुर्सी पे बिठा दिया। देखिए, उस टाइम नीतीश कुमार किसकी गुलामी कर रहा था? आपको याद होना चाहिए, भाजपा आरएसएस की गुलामी कर रहा था ना। और उसके बाद जिस जीतन मांझी को अगर सेल्फ रेस्पेक्ट होती, तो फिर वो आज वो आरएसएस भाजपा की गुलामी क्यों कर रहा है? आप उस समाज पे सवाल उठा रहे हो। आप अपने जो आपके रहनुमा बन रहे हैं
समाज के, उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते आप? वो किसके चरणों में अभी बैठा है? पासवान का बेटा किसके चरणों में बैठा है? कहाँ से मंत्री का पद है और मजे ले रहे हैं जिंदगी के? एक और मुख्यमंत्री रहे हैं वहीं बिहार में, कर्पूरी ठाकुर, जो नाई समाज से वो आते थे। उनके लिए भी बोला गया था कि आरक्षण की पुड़िया कहाँ से आई और कर्पूरी ठाकुर की माँ ब्याही, ऐसे ऐसे शब्द यूज किए गए थे कर्पूरी ठाकुर के लिए। वो बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में। देखिए, एक बात सोचिए आप, ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाएगा। वो मरते दम तक भी संघियों के चरणों में, किसी के चरणों में, जो सांपनाथ नागरा उनके चरणों में गिरा, कोई इतिहास है ऐसा बताइए? तो ये आपको अपना एस्टेब्लिश तो खुद को करना पड़ेगा ना। जब हमें पता है कि हिंदू में हमारे लिए लिखा ही यही है, हमने छोड़ दिया जैसे जैसे पढ़ा। आज छोड़े हुए कितने साल हो गए? 99 से लगा लीजिए, 99 में दीक्षा ले लिए, हमारे को तो नहीं बोलता कोई भी। तो जब आप उस सिस्टम को ढो रहे हैं तो फिर आपके इस समाज को तकलीफ क्यों होती है? अगर वो आपके ऊपर लांछन लगा रहा है, आपके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आपके समाज के लिए, आपके नेता के लिए, तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है? लेकिन हमारे देश में कोई ऐसी राष्ट्रपति बन जाए, उसको सम्मान नहीं मिलता, मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाएगी, सीजेआई बन जाए, सबसे बड़े जज बन जाए देश के, उनको भी जो है उन पे जूता फेंक दिया जाता है। ये लोग सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं इतने बड़े बड़े अफसरों का, और इतने बड़े पद पर पहुंचे ये हमारे लोग, उसके बावजूद उनको अपमान झेलना पड़ा है। सर एक बात बताइए, अभी आपको बड़ा दर्द हो रहा है उसका, गवई साहब का जूता में, वो गवई साहब ने क्यों माफ किया उसको? कानूनी रूप से भी तो गवई साहब ने माफी दी ना, और मोदी ने तारीफ किया उसका कि गवई साहब की तारीफ करता हूं मैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए उन्होंने इतना हृदय जो वो दिखाया सॉफ्ट, कि भाई उसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया। तो फिर समाज को क्यों तकलीफ है? राष्ट्रपति मुर्मू को क्या जरूरत है मंदिर जाने की? हाँ, फिर यहाँ पर ये संविधान को ले आते हैं आड़े कि संविधान में तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है। बहुत वक्त आते हैं ऐसे। अरे उनसे ये तो पूछो कि बाबा साहब ने पूरे जीवन भर हिंदू धर्म में सुधार के लिए जो काम किए, काला राम मंदिर आंदोलन, महाड़ तालाब आंदोलन, चापदार तालाब का आंदोलन, क्रांति भूमि का आंदोलन जहां मनुस्मृति जलाई, जब तुम उसको फॉलो करोगे तो इनको चांटे भी लगेंगे, इनको गालियां भी लगेंगी, इनकी हत्याएं भी होंगी, और इनके हत्याओं की धमकियां भी दी जाएंगी, और इनके हत्याओं पर इनाम भी रखे जाएंगे।